बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने IS2 इन्वेंट्री से रेलिवेंट थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखे थे। और इन्वेंट्री का रूल हमारे पास होता है कि हम लोगों ने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब कॉस्ट से रेलिवेंट हम लोगों ने तीन चीजें देख ली थी कि उसमें उसकी परचेज प्राइस शामिल है, उसकी कन्वर्जन कॉस्ट शामिल है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल है। फिर हम लोगों ने परचेज प्राइस को देख लिया था कि परचेज प्राइस में क्या चीजें शामिल करनी है और क्या चीजें हम लोगों ने एक्सक्लूड करनी है। उसी में हमारे पास एक टॉपिक है छोटा सा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन से रेलिवेंट, जिसमें कहता है द कन्वर्जन कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर हमें देखना पड़ा कि हमारे पास कुछ लेवल ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जैसा कि डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसके लिए आपने एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमेशा देखना होता है। आपको याद होगा एब्जॉर्प्शन ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन रेट को आप मल्टीप्लाई किया करते हैं एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड या एक्चुअल लेबर आवर्स के साथ। तो आप लोगों ने जब भी डायरेक्ट लेबर को कैलकुलेट करना हो या किसी किस्म के डायरेक्ट कॉस्ट को, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह बेटा वेरिएबल प्रोडक्शन अगर हेड्स हैं तो भी एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है तो वो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक होते हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन भी यूज हो सकती है अगर ये एक्सीड कर जाए नॉर्मल कैपेसिटी से, तो फिर आप लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन को यूज करना होता है। अब कहते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी achieved on average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance। अच्छा, नॉर्मल कैपेसिटी बेटा ये होती है उनके, जैसे आप लोगों के प्रीवियस कुछ टेस्ट होते गए, उन टेस्टों को बेस बनाकर आपने अपनी एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि भाई मेरे पास 70% मेरे मार्क्स आते हैं। कोई भी टेस्ट हो, क्यूएम का, अकाउंटिंग का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो मेरे पास मेरे 70% मार्क्स, ये आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है। अब कभी कभी 70% से ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी 70% से कम भी आ जाते हैं, वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने प्रीवियस कुछ ईयर्स का डाटा कलेक्ट किया, हमने ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 में कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो ईयर 5 की एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ये है। ईयर 5 जब एंड हो जाता है तो हमें उसके एक्चुअल का पता चल जाता है कि इन एक्चुअल हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 को जरा, कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज एज 31 दिसंबर 2015 इन अकॉर्डेंस विद IS2। अब बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में आपने यहाँ पर जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखना है। Kevlar Manufacturing was formed on 1st January 2015। तो बेटा हमने कॉस्ट बतानी कौन सी डेट पर है, 31। तो किसी भी इन्वेंटरी का कोई ओपनिंग नहीं मिलना, ओके, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही अब हो रहा है हमारे पास। द एंटिटी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स द सिंगल प्रोडक्ट एंड वैल्यूज इट ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। 1 ton of raw material is processed into 1 ton of, मतलब हम लोग जितना रॉ मटेरियल यूज करते हैं उतने यूनिट्स फिनिश गुड्स के हमारे पास बन जाते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स आर एज फॉलोज। कहता है परचेजेस, कहते हैं 1000 टन ऑफ रॉ मटेरियल पर वीक हम लोग परचेज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है। 1000 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल पर वीक हम लोग परचेज करते हैं, और मैंने डाटा बताना पूरे साल के लिए है। 52 वीक्स होते हैं, तो 52,000 टन रॉ मटेरियल मैंने पूरे साल में परचेज किया होगा। लेकिन हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे कुछ इस तरह। प्राइसेस,
कहते हैं भाई 100,000 पर टन ऑन 1 जनवरी, लेकिन उसके बाद ये हमें 150,000 पर टन मिली कब? 1 जुलाई से 31। बस 6 मंथ्स के लिए जो रॉ मटेरियल का रेट था वो 100,000 था, जबकि लास्ट के 6 मंथ्स के लिए जो हम लोग परचेजेस की हैं वो 150,000 के हिसाब से की है। कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज जो इसके ऊपर हमें पे करनी पड़ी वो 10,000 पर टन। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डॉक्स टू फैक्ट्री, डॉक से मुराद हम लोगों ने जहां से अपना रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया वहां से लेकर फैक्ट्री तक, या हमारे पास जो रॉ मटेरियल का जो वेयर हाउस मौजूद था वहां से फैक्ट्री तक लाने के लिए जो हमें ट्रांसपोर्टेशन, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। फैक्ट्री की तरफ आ रहे हैं सामान, फैक्ट्री से जा नहीं रहा, तो यहाँ पे ये बेसिकली कैरेज इनवर्ड, तो ये पर टन के हिसाब से ये आ गया हमारे पास। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कितनी है? 1000 टन पर वीक। वेरिएबल कॉस्ट 25,000 पर टन। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 बेसिकली 30 मिलियन पर वीक। और रॉ मटेरियल क्लोजिंग हमारे पास आ जाता है 2000 टन का, और फिनिश गुड्स आ जाती है हमारे पास 2000 टन। ये बात क्लियर हो? अब हमसे कोई मुश्किल बात नहीं है, और मेथड हमारे पास देखें कौन सा यूज कर रहा था, तो मेरे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल कौन से वाला पड़ा हुआ होगा? 150 वाला, ये राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? 150 पर टन था तो 150,000 ये रॉ मटेरियल मेरे पास आ जाएगा। 30 मिलियन 3 मिलियन 30 मिलियन 300 मिलियन, हाँ 300 मिलियन, राइट, ऐसा ही है। ये हमारे पास आ गए रॉ मटेरियल की वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो बेटा रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटीज भी पे की हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आई 150,000 जे, 10,000 ये भी पर टन है, ये भी पर टन, और ये भी। तो टोटल रॉ मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है वो 180,000। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 180,000 के साथ, और आपके पास आंसर आ जाएगा 360 मिलियन। ओके, ये बात क्लियर हो गई? अब अगर हम लोग बात करें फिनिश्ड गुड्स की, तो फिनिश्ड गुड्स के लिए बेटा सबसे पहले तो आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब रॉ मटेरियल अगर आप लोग देखें 150 प्लस 10 प्लस 20, तो आपने रॉ मटेरियल की जो परचेजेस की वो आपके पास किस हिसाब से आ जाएगा? 180,000 पर टन। ये बात क्लियर? तो हम सारी कैलकुलेशन पर टन के हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा, इसमें से अगर आप लोग देखें तो बेटा रॉ मटेरियल 2010 आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी के तौर पर मौजूद है। अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह आपके पास आ गई, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर टन के हिसाब से आ गई, ये इसका पार्ट बन जाएंगी। साथ में फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है पर वीक, और आपने इसको पर टन में कन्वर्ट कर देना है। अब ये देखें, ये बात आपको क्लियर? ये रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई? इसमें वेरिएबल कॉस्ट शामिल करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी कितना आ रहा है हमारे पास? नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी 1000, ये रहा। ये भी पर वीक है, ये भी पर वीक है, तो पर वीक से कैंसल।
तो हमारे पास ये 1000 के साथ ये 1000 कैंसर, तो 30,000 फिक्स कॉस्ट पर टन आ जाती है हमारे पास। ये बात समझ आ गई। और हम लोग भी कैलकुलेशन पर टन के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएंगे। तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट हमारे पास क्या बन जाएगी, 235,000 फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। और ये 235,000 पर टन के हिसाब से है। टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, 2000। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 235 is equal to 1770 मिलियन, राइट। तो ये देखें 360 प्लस 470 इज इक्वल टू 830। रॉ मटेरियल कॉस्ट रिपीट कर दें। रॉ मटेरियल कॉस्ट में बेटा एक तो वो परचेज प्राइस शामिल है 150 प्लस 10,000 जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं प्लस 20,000 जो ट्रांसपोर्टेशन। तो टोटल रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 180। ये रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इसके ऊपर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ये शामिल कर देंगे, तो हमारे पास टोटल पर टन फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। टोटल हमारे पास मौजूद है 2000 यूनिट, तो 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ as on August 31st 2015 based on weighted average cost method। FIFO मेथड से भी ये हो सकता था। अब देखिए क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। NKL Enterprise produces a single product on July 31st 2015. The finished goods inventory costing rupees 4,000 units at rupees। तो बेटा यहाँ से हमें ओपनिंग स्टॉक का पता चल गया। और ये देखिए ये ओपनिंग है और हम लोगों ने अगस्त 2015 एक महीने की वर्किंग करके देनी है। ओके, ये पूरे साल की नहीं है, ये एक महीने की वर्किंग है हमारे पास। तो ये ओपनिंग आ गया हमारे पास। ओपनिंग की अगर हम लोग बात करें तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 220, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 880,000। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर क्या कहता है, per unit and the inventory of raw material was worth rupees, और रॉ मटेरियल का ओपनिंग 540,000 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2015 द बुक्स। अब देखें बेटा रॉ मटेरियल के परचेजेस इसमें शामिल हो जाएंगी 540 में, 540 प्लस 845। ये बात समझ आ गई। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट लेबर, सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनती रहती है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं बनती। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं बनती। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी बन जाती है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट भी नहीं आती एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी शामिल। अब देखें कहते हैं 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अगस्त 2015। टोटल प्रोडक्शन बता दी, ओपनिंग प्लस टोटल प्रोडक्शन, और इन प्रोड्यूस्ड यूनिट्स की कॉस्ट हमने डिटरमिन कर लेनी है, राइट। फिर कहता है द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 31st अगस्त। अब ये 600,000 मेरे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ गया। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है 600, और ये अमाउंट इन रुपीज 1000 लिखने लगा हूं मैं, राइट। अच्छा फिर क्या कहता है, there is no work in process at the start, however work in process closing is 250. 500 units of finished goods were available in inventory as on August 31st। अब बेटा टोटल मेरे पास कितने यूनिट्स हैं 12,000। इसमें से अभी भी मेरे पास
5000 यूनिट्स पड़े हैं तो मैंने सेल कितने किए होंगे 7000। क्लियर? अच्छा ये अब मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कितने सेल के, क्योंकि मैंने क्लोजिंग इन्वेंटरी और फिनिश्ड गुड्स बताना है और वो उसने हमें खुद बता दिया कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है 5000 यूनिट्स। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग आ गया, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग आ गया, रॉ मटेरियल की परचेज आ जाएंगी 845। रॉ मटेरियल कंज्यूम देखो कितना आ गया आपके पास 1125। इसमें डायरेक्ट लेबर शामिल कर दें 735। और क्या डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल है इसमें? कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। ये आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। देखें ये कितनी आ गई आपके पास 785 प्लस 735 इज इक्वल टू 20। ये प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड शामिल कर देंगे। कौन कौन से? 80 प्लस 47.6, इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर 148, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और जाकर इन सबको ऐड करते हैं तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 1924.6। इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग है ही नहीं जो ऐड करें, और वो कितना है ये माइनस कर दो 1674.6। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये बात क्लियर? ये कितने यूनिट्स के लिए है? 8000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 1674600। ये बात क्लियर हो गई? तो टोटल ये कॉस्ट कितनी बन गई 880,000 प्लस 1674600। यहां से एवरेज रेट फाइंड कर लो, इसको डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स कर दो। एवरेज रेट क्या आ गया आपके पास 212.9। अब इस रेट को मल्टीप्लाई कर दो अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी के रेट के साथ 212 था ये 212.9। हाँ जी, एंड आंसर इज 1064,416.6। ये क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू है। अच्छा जी, ये 1064,400 1064,416। ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, अदरवाइज हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके हो गया? आप अगर टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ये आता है, या 212.9 से मल्टीप्लाई करें? नहीं, इसको अगर आपके पास जो आंसर आया था हाँ तो 9 से मल्टीप्लाई करो तो फिर 400 आता है। अच्छा ये देखो 88, हमने 88 को 9 कर दिया ना, तो डिफरेंस सिर्फ इस वजह से आ रहा है। क्लियर हो गई है बात? अगर यहीं पे होता FIFO मेथड तो भाई FIFO मेथड के लिए 1674600 डिवाइडेड बाय 8000 और मल्टीप्लाइड बाय ये FIFO मेथड से था, क्योंकि जो यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए क्लोजिंग स्टॉक उसी में से मौजूद है, तो सिर्फ उसका रेट देखेंगे। जब वेटेड एवरेज हो तो ओपनिंग को भी शामिल कर लिया जाता है, एक एवरेज रेट फाइंड करते हैं और उसको क्लोजिंग इन्वेंटरी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल भी सॉल्व कर ली, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेट रियलाइजेबल वैल्यू को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।